तो 1808 में डाल्टन जी ने एक थ्योरी दी और एक और ऑब्जेक्टिव इसी पेज पर है, वो क्या है? एटॉमिक थ्योरी। तो एक और ऑब्जेक्टिव यहीं पर है बेटा, एटॉमिक थ्योरी। अब मेरा सवाल ये है कि एटॉमिक थ्योरी किसने दिया? डाल्टन। और एटम नाम किसने दिया? वो अलग है, डेमोक्रेटिस ने दिया, और ये एटॉमिक थ्योरी डाल्टन। चलो जी, तो डाल्टन ने हमें कुछ चीजें समझाने की कोशिश की बच्चों। वो क्या थी कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, या तो वो तत्व हो या फिर वो कंपाउंड यानी कि यौगिक हो, वो छोटे से पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे हमने एटम्स कहा जी। और भैया इस थ्योरी के कुछ परिणाम हमें दिए इन्होंने। तो देखो, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। डाल्टन के अनुसार, देखो ये जो लिखा है ना अभी, ये तो हमें पहले से पता है, इन्होंने इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी है, वो भी पढ़ेंगे आगे। डाल्टन के अनुसार सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। अभी पढ़ाऊंगा तुम्हें ना अणु के बारे में, बहुत सारे अब ना परमाणु को मिला के फिर तो अणु बनाओगे भाई। तो परमाणु अलग है और अणु अलग है, ये मॉलिक्यूल अणु होते हैं। हाँ, तो अब देखो इन्होंने क्या क्या चीज बताई। पहला पॉइंट इन्होंने लिखा, यहां तक तो हमने पहले से पढ़ा था कि सभी पदार्थ छोटे कणों के बने हैं, और उसे छोटे से कण को हमने, या छोटे से पार्टिकल को हमने एटम कहा था। तो यहां तक तो मसाला पुराना ही था। इन्होंने एक और नई चीज इसमें जोड़ी कि देखो ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सेदारी निभाते हैं। जैसे आपको मैंने समझाया, ये H2O की मैं बात कर रहा हूं, तो भाई H2 ये अलग एटम है पूरा का पूरा, ये अलग बना रखा है, ये कुछ तुम अलग बनाओगे, तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कुछ नई चीज प्रोडक्ट करे या प्रोड्यूस करे, तो केमिकल रिएक्शन इसी को तो कहेंगे हम लोग। तो नॉर्मली उन्होंने एक बढ़िया शानदार चीज हमें दी कि देखो सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं, जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। ये क्या ले रहे, देखो रासायनिक क्रिया में भाग ले। तो भैया एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने ये बताया कि ये छोटे छोटे जो एटम है, यही रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखो एक लाइन लिखी हमने, इसी पर आधारित ये कुछ चीज देखो, ये ऑब्जेक्टिव है आपका, 2 बार पूछा गया सवाल है सिर्फ इतनी छोटी सी थ्योरी पर, कि डाल्टन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन विच रूल, किस नियम पर। क्योंकि देखो यार, ये तो पहले से पता था ना कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है बात। भाई कोई भी पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, वो तो हमें पहले से पता था। डाल्टन ने क्या एड ऑन किया इसमें कि ये एटम या ये छोटे कण
रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। तो भैया ऑप्शन बताओ क्या करें, केमिकल कॉम्बिनेशन। ये केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शन, ये एक ही चीज है। अब चलो आगे बढ़ो। एटम्स आर indivisible particle which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। कणाद जी ने क्या दिया था थ्योरी में कि छोटा सा वो पार्टिकल जिसे अब विभाजित नहीं किया जा सके। ठीक है जी। तो हम लोग कहते हैं कि परमाणु एक कुछ अविभाज्य, कुछ ऐसा ही बोलते हैं, कण है जिसे ना तो समाप्त कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, जिन्हें हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इन्हें हम लोग समाप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई। यानी कि और ज्यादा आप डिवाइड नहीं कर सकते। अब लास्ट स्टेज पर है, छोटा सा पार्टिकल है भाई, अब और ज्यादा विभाजन नहीं है इसमें संभव। अब इसने कहा देखो, हाँ कुछ थ्योरी ऐसी भी है जो अब आके थोड़ा सा, जब धीरे धीरे हम आगे बढ़े, आपने पढ़े होंगे आइसोटोप, आइसोबार, है ना, समभारिक, समस्थानिक। तो यार उसकी कहानी पर बाद में बात करेंगे। कभी आप सोचने लग जाओ नहीं नहीं सर आइसोटॉप्स में तो ये चीज गलत है, तो उन्होंने, अभी मैं ओरिजिनल बता रहा हूं कि उन्होंने क्या बताया। तो फिर डाल्टन जी ने कहा कि एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। मैं बात कर रहा हूं देखो कि अगर मेरे पास में कार्बन है, मेरे पास में अगर कार्बन है, तो भैया कार्बन का ये आइटम जितने तुम बना लो, ये सारे के सारे आइटम द्रव्यमान में और केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम है। हाँ ये अलग बात है कि ये आगे चल के जब हम आइसोबार पढ़ेंगे तो ये चीजें गलत हो जाएंगी। क्यों? देखो जैसे अगर मैं हाइड्रोजन कहने लग जाऊं तो मैं पूछता हूं हल्का हाइड्रोजन, तो तुम लिखते हो सर 1H1। अच्छा मैं अगर ये नहीं पढ़ते तुम, तो यहां डाल्टन थ्योरी आकर फेल हो गई। हाइड्रोजन एक ही तो हुआ ना, एक ही एटम में डिफरेंट मास और प्रॉपर्टीज हो सकती है, जिनको आप लोग आइसोबार कहते हैं। वो कहानी पूरी बाद में है। तो अभी डाल्टन जी के अनुसार ये था कि अगर कोई एक तत्व है तो उसमें समान द्रव्यमान और समान रासायनिक विशेषताएं या प्रॉपर्टीज होती है। एक तत्व के परमाणु में समान द्रव्यमान व रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक विशेषता होती है। कैसे लिखते हो तुम लोग? विशेषता ऐसे लिखते हैं क्या? चलो अब मैंने तो ऐसे लिख दिया, कोई नहीं, अब ठीक है, इससे काम चला लो, क्योंकि मैं साइंस पढ़ा रहा, देखो हिंदी थोड़ा हो सकता है भाई। अब यहां अगर भी थोड़े से फेलियर्स है इस नियम के, लिखाऊंगा बाद में, थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं। ये कह रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं, जैसे अलग अलग मैं बात करूं भाई, आपने एक
कार्बन ले लिया, आपने कहा एक हाइड्रोजन ले लिया, एक नाइट्रोजन ले लिया है, तो सब अलग अलग है। तो ये कह रहे हैं कि इनकी जो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन आइसोटॉप्स में जाकर इस चीज को हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट सेम एटम रख सकते हैं। तो वो हमारे थोड़ा सा ये 2 पॉइंट पर कॉन्ट्राडिक्शन आएगा आगे चल के। तो इसका कहना ये हुआ कि जो एटम होते हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि ये ऐसे लिख देता हूं, अलग अलग तत्व के परमाणु में भिन्न द्रव्यमान व रासायनिक, ये बोल रहे थे ना, ऐसे होता है ये भाई, होती है। इनको याद कर लेना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे तुम्हें। अभी तो शुरू किया है, देखो ये बहुत चीजें है इस पर। ये पढ़ो फटाफट से, 4 क्लियर है कि नहीं भाई। इन्होंने कहा कि जो भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बने हुए, और उस छोटे कण को एटम कह रहे हैं जी, जो केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ हिस्सेदारी लेंगे। परमाणु को आप और ज्यादा आप डिवाइड नहीं कर सकते। किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखा जाए तो ना तो इसको तुम उत्पन्न कर पाओगे, ना ही इसको डिस्ट्रॉय। यार रियली में देखा जाए, ये इसी चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार द्रव्यमान जो है ना वो समान है। अगर कहीं पर हाइड्रोजन के तुम ये लिख सकते हो, जैसे आपने कहा सर मैं तो ना ऐसा लिखता हूं ना, इधर 6 थे, तो फिर ठीक है, आप उधर जाओगे तो आप कहोगे जी सर मैं ना इसे 2 जगह तोड़ के लिख सकता हूं, लेकिन रखूंगा इतने ही। तो आप एटम को ये मानकर चलोगे कि भाई ना तो इसे आप समाप्त कर पाओगे और ना ही इसे आप कुछ उत्पन्न कर पाओगे। देखो दिक्कत एक और थी इसमें, इन्होंने ये कहा, अब तुम कहोगे सर आप तो इसकी कमी कमी गिनवा रहे हैं। यार कमी आज मैं इसलिए गिनवा रहा हूं क्योंकि इससे आगे हमने पढ़ दिए। इन्होंने कहा कि सबसे छोटा पार्टिकल है ना वो एटम है। ये गलत है। सबसे छोटे पार्टिकल एटम तब तक था जब तक हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके बारे में जानकारी नहीं थी। आज हम अगर इलेक्ट्रिकल के तौर पर बात करते तो हम तो कहते ना, अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, नाभिक भी तो है, इसमें प्रोटॉन रखा, न्यूट्रॉन रखा, और अब तो पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, पता नहीं और क्या क्या चीजें। फिर बाहर में सर इलेक्ट्रॉन है, हम तो पढ़ते थे फ्री इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इस पर दिक्कत है, अभी बात करेंगे इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, इस पर प्रॉब्लम है, इस पर प्रॉब्लम। अब देखो जी 5वें नंबर को पढ़ो और फिर इसको समझाऊंगा कि क्या कहना है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड यानी कि यौगिक निर्माण में, जो आप जो लिखते हो ना यौगिक निर्माण में किसी भी एटॉमिक को या एटम को छोटे से छोटे होल नंबर से प्रदर्शित करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बीमारी है। देखो तुम यही क्यों लिख रहे हो, H2O लिख रहे हो ना, इसका मतलब ये हुआ कि अरे सर एक ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन के मिलके ना जल बना रहे हैं, यही तो मतलब हुआ। लिखने को तुम ये लिख लो, फिर नहीं लिख सकते भाई ये, वाह लिख सकते हैं। कभी पढ़ा जल का सूत्र H10O5? कभी पढ़ा है? अच्छा लिखने को तो थे को ये, अरे यार ये भी तो यही है कि इसका एक और इसके 2, आप लिख लो कि नहीं नहीं सर ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो उन्होंने हमें इस थ्योरी में कहा कि जब भी किसी कंपाउंड को आप लिखें तो इसे छोटे से छोटे होल नंबर्स में लिखें। तो देखो होल नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि भाई रेशियो मेंटेन करना था, ये 1 थे, ये 2 था, तो इसे हम छोटे पर लाए। तो H2O, इससे छोटा और क्या प्रदर्शित हो सकता है। होल नंबर दशमलव में नहीं लगाना,
तो क्या लिखेंगे H2O, ये उन्होंने ही बताया। तो समझ आया स्टेटमेंट 5 का मतलब क्या है। तो ये मत कर देना कभी भी कि हाँ इनमें से सही कौन सा है। तो छोटे से छोटा होल नंबर लिखना है जब भी किसी कंपाउंड को आप प्रदर्शित करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं कि यौगिक निर्माण में परमाणु छोटे से छोटे पूर्ण संख्या के अनुपात में होते हैं। अरे समझ गए इसका मतलब क्या था। अरे वाह, मैं भी समझा दिया भाई। चलो जी ठीक है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। अब इसका मतलब फिर तुम समझा दो मुझे, कौन सा था ये। खुशी से झूम उठा और ये बोल के ये, अरे ये कुछ अलग नहीं है, ये फिक्स रेशियो वाला है ये, और कुछ नहीं है, लिखने का तरीका अलग है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। ये वो जो रेशियो वाला आपने पढ़ा है ना कि एक फिक्स रेशियो है कंपाउंड में, ये वही बताता है और कुछ अलग नहीं है। अब इसमें लिखते हैं लिमिटेशंस। ये भी लिखो अपने, ये तो बाद में लिख लेना आप लोग ना। ये लिखोगे क्या, नहीं लिखते। वाह भाई वाह। चलो फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। अरे भाई याद हो गए ये, पढ़ लो फटाफट से, याद नहीं भी हो तो याद करो इन्हें। पहले 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, सब पे कल लेके आऊंगा इसके ऑब्जेक्टिव भी। तीसरे का मतलब ये है कि कोई भी जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट कल मैंने समझाया था ना आपको, तो कोई भी जो एलिमेंट बनाओगे उसमें एक ही प्रकार के एटम सब होंगे और उसमें जो विशेषता या द्रव्यमान है वो समान रहेगी सब में। जैसे कार्बन की बात कर रहा हूं, तो कार्बन तुम चाहे यहां से बोलोगे इस क्लासरूम से कार्बन उठाना है, आईएसबीटी से कार्बन उठा लो भाई, रेलवे स्टेशन से, कार्बन की फिर द्रव्यमान और विशेषता सब जगह से वही है। कहने का मतलब ये है इसका। अरे देखो आप टेंशन ना लो, कभी आपको लग रहा है रिलेटिव नंबर, अभी मैं लिखाऊंगा। जैसे CO2 है तो वो फिक्स है, जो रिलेटिव नंबर्स आप डिनोट करोगे। आपने कहा सर मैं तो NH4 लिखूंगा, तो भाई ये फिक्स है तो मतलब फिक्स है ये। भाई बच्चों यहां से आगे पढ़ेंगे हम कल। खुश रहो, बिंदास रहो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।